क्वेश्चन हमारा है ग। यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले से क्यों लगा लिया। देखो, इससे पहले मैं ख को दोबारा से समझाना चाहूँगा कि दीवान साहब द्वारा नौकरी छोड़ने के निश्चय का क्या कारण था। क्या कारण था आपको पता है कि वो देखो अब राजकाज संभालने में खुद को सक्षम नहीं मानते थे। ठीक है, तो इसलिए वो सोचते थे कि अब किसी और को मौका दिया जाए, और ये अपने कर्तव्य के प्रति सजगता के कारण था। ठीक है, योग्य उत्तराधिकारी को ढूंढना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ग। यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले से क्यों लगा लिया। तो देखो, माता यशोदा ने कृष्ण को हंसते हुए गले से इसलिए लगाया क्योंकि कृष्ण अपनी मासूमियत भरी बातों जैसे कि मैंने माखन नहीं खाया, ग्वालों ने लगाया और मेरे हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, ये यशोदा का मन मोह लेते थे, जिससे उनका पुत्र मोह उमड़ आता था और वे उनके भोलेपन और प्यार भरे तर्कों से पिघलकर आनंद और स्नेह से भर जाते थे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले से लगा लिया। अब क्वेश्चन घ पर आते हैं। बिहू एक कृषि आधारित त्यौहार है, कैसे। तो बिहू एक कृषि आधारित त्यौहार है क्योंकि यह असम में फसल चक्र के विभिन्न चरणों जैसे बीज बोने, धान रोपने और फसल कटाई के समय मनाया जाता है, जो किसानों की मेहनत और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करता है, जिससे यह श्री कृष्ण अपनी जिससे यह आई थिंक वी आप इतना ही लिखेंगे कि बिहू एक कृषि आधारित त्यौहार है क्योंकि यह असम में फसल चक्र के विभिन्न चरणों जैसे बीज बोने, धान रोपने और फसल कटाई के समय मनाया जाता है, जो किसानों की मेहनत और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करता है। इतना ही आप लिखेंगे। ठीक है, फिर आप लास्ट में लिख देंगे कि जिससे यह बिहू एक कृषि आधारित त्यौहार बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे देखो पूरी तरह से कृषि से जुड़ा हुआ है, ये था उसके बाद का। ठीक है, ड अइया पर आएंगे। तो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो पंक्ति में श्री कृष्ण ने अपने बारे में क्या क्या बताया है, तो ये आपको बताना है। तो श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा को तर्क इसलिए दे रहे थे ये क्योंकि उन पर माखन चोरी का इल्ज़ाम लगा था। वे अपनी मासूमियत और भोलेपन से माँ को समझाना चाहते थे कि उन्होंने माखन नहीं खाया और ग्वाल बनकर उनके खिलाफ झूठी शिकायत कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद च पर आते हैं। चेतक शत्रुओं की सेना पर किस प्रकार टूट पड़ता था। तो चेतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था। ठीक है, बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि छ आपके सामने है। एंजेला और उसकी माँ एलिजेंड्रा कौन से बिहू के अवसर पर भारत आए थे, लिखिए। तो आपका आंसर होगा कि एंजेला और उसकी माँ एलिजेंड्रा माघ बिहू, कौन से बिहू, माघ बिहू के अवसर पर भारत खासकर असम आए थे, जो मकर संक्रांति के आसपास फसल कटाई के समय मनाया जाता है, और वे असम के लोक नृत्य और संस्कृति पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आए थे, जहां उन्होंने पारंपरिक बिहू नृत्य देखा और अनुभव किया। ठीक है, इस तरह से आप अपना आंसर लिखेंगे। खंड द पर चलते हैं। रचनात्मक लेखन आपके सामने है। प्रश्न 8 पूछता है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय लगभग 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। देखिए, अनुच्छेद अपने आप में कोई फॉर्मेट पर नहीं लिखा जाता। अनुच्छेद शुरू होता है पैरा के रूप में और वो पूरा पैरा के रूप में ही चलता रहता है, बस उसकी एक अपनी हेडिंग होती है। ठीक है, और फिर वो स्टार्ट होता है। एप्लीकेशन या लेटर की तरह नहीं। तो पहला क, ख और ग में से किसी एक पर लिखना है। आइए मैं आपको वायु प्रदूषण समस्या और समाधान के ऊपर एक 100 शब्दों का अनुच्छेद दिखा देता हूँ, बाकी 2 आप खुद अपनी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आपका अनुच्छेद होना चाहिए कि वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। ठीक है, अब यहाँ से वायु प्रदूषण के बारे में विस्तार से बताना शुरू करते हैं। पहले बताएंगे वायु प्रदूषण है क्या। एक गंभीर समस्या जो जीवाश्म ईंधन जलाने, वाहनों के धुएं और औद्योगिकरण से उत्पन्न हानिकारक गैसों के
कारण होती है, जिससे अस्थमा जैसी बीमारियां और जलवायु परिवर्तन होता है। समाधान के लिए वृक्षारोपण बढ़ाना, नवीकरणीय ऊर्जा, सौर, पवन का उपयोग करना, सार्वजनिक परिवहन अपनाना और उद्योगों पर सख्त नियंत्रण आवश्यक है, ताकि स्वच्छ हवा और स्वास्थ्य भविष्य सुनिश्चित हो सके। देखो, वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। इसके बारे में देखते हैं तो ये जीवाश्म ईंधन को जलाने से होता है, औद्योगिकरण से होता है, इनकी उत्पन्न हानिकारक गैसों की वजह से होता है। इसे रोकने इससे क्या बीमारी होती है? अस्थमा और जलवायु परिवर्तन जैसी चीज़ें होती हैं। तो समाधान के लिए वृक्षारोपण ज़्यादा करना चाहिए और नवीकरणीय ऊर्जा मतलब सोलर पैनल, सोलर पावर और विंड एनर्जी का यूज़ करना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन का कम से कम उपयोग करें और उद्योगों पर सख्त नियंत्रण आवश्यक लाएं, ताकि स्वच्छ हवा और स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित हो सके। वायु प्रदूषण समय और समाधान के बारे में अगर बात करें तो वायु प्रदूषण आज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, चुनौतियों में से एक है, जहां कारखानों, वाहनों और अन्य मानवीय गतिविधियों से निकलने वाला धुआं और हानिकारक रसायन हवा को जहरीली बना रहे हैं। इससे सांस की बीमारियां, एलर्जी और ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर समस्या जन्म लेती हैं, जो मानव, पशु और पर्यावरण सभी के लिए खतरा है। इस समस्या से निपटने के लिए हमें ठोस कदम उठाने होंगे, जैसे वृक्षारोपण, जैसे स्वच्छ ऊर्जा, जैसे सार्वजनिक परिवहन, जैसे जागरूकता और औद्योगिक नियंत्रण। तो इनके बारे में आप लिखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि आज हम कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एक सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण नहीं बच पाएगा। इसलिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। इस तरह से आप अपने अनुच्छेद को अंतिम शब्द दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए बधाई पत्र लिखिए। देखो, बधाई पत्र, जब पत्र की बात आती है तो इसमें फॉर्मेट का यूज़ होता है। तो फॉर्मेट हमेशा आपको नंबर प्रोवाइड करता है, भले ही आप कुछ चीज़ें आगे लिखो या कुछ चीज़ें पीछे। तो अपने फॉर्मेट को कभी नहीं छोड़ना। तो आप अपना उत्तर कुछ इस प्रकार लिखेंगे। पहले आप प्रेषक लिखेंगे, फिर अपना जिसको दिया जा रहा है उसका एड्रेस, ठीक है। ये मतलब टू, प्रेषक का मतलब इंग्लिश में जैसे हम टू लिखते हैं वैसे ये स्थान। तो आपने पूरा एड्रेस लिखा कि कहाँ पर ये पत्र जाएगा। इसके बाद आप एक लाइन छोड़ते हैं, उसके बाद आप लिखते हैं दिनांक, ठीक है। फिर आप एक लाइन छोड़ते हैं और उसके बाद प्रिय मित्र रोहित, और अपना एक लाइन छोड़कर विषय लिख सकते हैं। प्रिय मित्र रोहित बाद में लिखेंगे, पहले हम विषय लिखते हैं। जन्मदिन की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ते हैं और प्रिय मित्र रोहित, और यहां पर आ जाता है अब अपनी एक लाइन छोड़कर सप्रेम नमस्ते, और अपनी पूरी बात कहेंगे। आशा है तुम स्वस्थ हो, स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई अपनी कॉपी सामने रखा करो। जब भी मैं पत्र लिखता हूँ तो वीडियो को चलते चलते जो मैं बोल रहा हूँ बिना देखे लिखने की कोशिश किया करो। इससे तुम याद कर पाओगे और पेपर में लिख पाओगे। खुशी हुई कि आज
तुम्हारा जन्मदिन है। इस शुभ अवसर पर मैं तुम्हें दिल से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम्हारा जीवन सुख, सफलता और अच्छे स्वास्थ्य से भरा हो। तुम अपने जीवन में खूब आगे बढ़ो और अपने माता पिता व शिक्षकों का नाम रोशन करो। तुम हमेशा ऐसे ही मेहनती और सच्चे मित्र बने रहो। ठीक है, इस तरह से आप अपनी पूरी लाइन लिख देंगे। जो मैंने बोला है ये आपको खुद लिखना है। देखता हूँ आप कितने लोग प्रैक्टिस करते हो। तो आपको लिखना है इसके बाद भरा रहे। तुम अपने जीवन में खूब आगे बढ़ो और अपने माता पिता व शिक्षकों का नाम रोशन करो। तुम हमेशा ऐसे ही मेहनती और सच्चे मित्र बने रहो। ठीक है, इसके बाद जल्द ही मिलकर तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा स्नेही मित्र अमन। ये आप कुछ भी अपना नाम लिख सकते हैं। इस तरह से पत्र लिखा जाता है। तो ये फॉर्मेट कभी नहीं भूलना। स्टार्टिंग में ये लिखना है और आप बीच में ये पूरा मैटर लिखना है, अपनी बात कहनी है, विश करना है उसको अच्छे से, लास्ट में माता पिता को प्रणाम और अपना आखिर में प्रेम दिखाते हुए अंत करना है। तो ये बनता है आपका पूरा लेटर, या कह लो औपचारिक और अनौपचारिक पत्र की व्याख्या। तो ये अनौपचारिक पत्र में आता है। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये पेपर हेल्पफुल, मददगार रहेगा आपके जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, परीक्षाओं में। ठीक है, मिलते हैं आपसे आपकी कक्षा के अगले प्रश्न पत्र को हल करते हुए। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें, मेहनत करते रहें और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।